हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रिपरेशन सीरीज़ लेकर आए हैं। एज हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए प्रिपरेशन वीडियोस लेकर आएंगे और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। और हम ट्राई करेंगे कि जो हमारी ये वीडियोस होंगी, जो एक्सप्लेनेशन होगा, वी विल ट्राई कि दोनों ही लैंग्वेज में हो, मीन बाइलिंगुअल हो, हिंदी प्लस इंग्लिश। बिकॉज हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि साउथ से भी हैं, सो उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। सो वी will try to speak in both the languages. So you can see we have a companies TCS, Infosys, Accenture, Wipro. So preparation series we have started. Today is day one. So join the channel और जो भी प्लेलिस्ट हो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो भी प्लेलिस्ट वगैरह होगी हम अपने टेलीग्राम चैनल प्लस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी कंपनीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियोज़ आप के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने जो भी आपके प्रीवियस ईयर कंपनीज के एग्जाम्स हुए थे वहाँ से पिकअप किए हैं। एक्सप्लेनेशन विल बी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड आई गेस 3 to 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स वी विल बी डिस्कसिंग इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो दैट इफ यू फॉरगेट एनी ऑफ द अबव सो यू कैन यूज द नेक्स्ट। तो यू कैन सी टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन वी आर ऑल्सो प्लानिंग दैट हम टॉपिक वाइज भी डिस्कशंस लेकर आए आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। और टॉपिक वाइज इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपको टाइमिंग वर्क समझना है, ट्रेन के जो प्रॉब्लम्स है वो समझने हैं, बोर्ड स्ट्रीम समझना है, या फिर आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह ये समझने हैं, तो यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन दैट विच चैप्टर यू वांट अस टू डू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन बिकॉज काफ़ी लंबा होने वाला है ये सेशन। तो क्योंकि जो आपके एक्सप्लेनेशंस होंगे वो थोड़े लेंदी होंगे, लेंदी इन द सेंस कि अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा सच नहीं कि बस जल्दी से आपको सॉल्यूशन बता दिया और बस खत्म। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन ना आए तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें उस डाउट को आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। और वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन हम आपके लिए डेली रखेंगे कि जो आप खुद से सॉल्व करके आओ। फॉर एग्जांपल कि एक क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन या कोई भी एक क्वेश्चन बोल देंगे कि ये आपको सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो लोग सीरियस हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका जो भी आंसर हो, बिकॉज देखिए उससे पता चलता है कि आप लोग कितने सीरियस हैं। बिकॉज देखिए जो सॉल्यूशंस है वो तो हम करवा देंगे, लेकिन व्हाट विल बी द बेनिफिट, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और अगर आप ही केयरफुल नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा करवाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So this is the first question on your screen. So I want to pause the video and firstly you have to solve this question. So I'm giving you some time, not in the video, but आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ मैन हैज़ टू ट्रेवल 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक मैन था, ही हैज़ टू ट्रेवल 50 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, दैट मीन उनकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। देखिए डायरेक्ट यहीं से आपको ये चीज़ समझनी है कि 2 घंटे में 50 किलोमीटर चलना है तो उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी। ये आपका डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे देखिए ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये हो गया आपका टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, इसको जो स्पीड इंटू टाइम। तो आपका स्पीड कैसे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो जो आपकी स्पीड है, स्पीड चलिए मैं S1 ले लेता हूँ, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी 25। यहाँ से समझ के आपने डायरेक्ट इतना लिख दिया कि जो आपका S1 है वो आपका 25 है। ओके, किलोमीटर पर आवर आप खुद लिख लेना, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ही कुड कंप्लीट 20, यहाँ पे कंप्लीट लिखना था, ही कुड कंप्लीट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, दैट मीन्स उसने क्या किया, जो मैन था उसने 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया, एंड देन ही हैड टू स्टॉप फॉर 10 मिनट्स। मतलब 1 घंटे में उन्होंने क्या किया कि 20 किलोमीटर वो रन किया, उन्होंने वॉक किया, ट्रेवल किया, और उसके बाद 10 मिनट का उन्होंने स्टॉपेज ले लिया, दैट मीन्स टोटल 1 घंटा हो गया है। मिनट्स फॉर रिफ्यूलिंग, रिफ्यूलिंग के लिए उन्होंने वेट किया। आफ्टर दैट बाय व्हाट फैक्टर शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड विद रेफरेंस टू दैट ऑफ द फर्स्ट आवर, मीन जो फर्स्ट आवर की उनकी स्पीड थी उस रेफरेंस में जो उनकी नेक्स्ट स्पीड है, मीन जो आपकी सेकंड स्लॉट की स्पीड है, मीन ये देखिए ये आपका पहले घंटे का ट्रेवल हो गया और ये आपका सेकंड आवर का ट्रेवल हो गया। आप ऐसे देखिए, ये फर्स्ट आवर का हो गया आपका, ये सेकंड आवर का हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ऐसे मत बोलिएगा कहीं से भी उठा लिया, एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिए इसे कैसे आपको सॉल्व करना होगा। देखिए आपकी जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी होगी, आपकी 25 हो गई, ठीक है जी। उसके बाद ही कुड कंप्लीट 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड देन ही हैड टू स्टॉप फॉर 10 मिनट्स फॉर रिफ्यूलिंग। देखिए 10 मिनट्स उन्होंने रिफ्यूलिंग के लिए लिए हैं,
प्लस 20 किलोमीटर जो था उनका पहले घंटे का था। इसका मतलब अब देखिए जो आपकी टोटल स्पीड थी, इन्होंने क्या बोला है कि बाय व्हाट फैक्टर शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड विद रेफरेंस टू दैट ऑफ द फर्स्ट आवर सो एज टू एबल टू कंप्लीट द जर्नी एज पर द शेड्यूल। तो देखिए अब उनका 20 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट हाफ से। यहाँ पे देखिए आप जो उनका डिस्टेंस था वो 20 किलोमीटर पहले उन्होंने कवर कर लिया। टोटल डिस्टेंस उन्हें जो कवर करना था वो था आपका 50 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 50, तो रिमेनिंग कितना बचा 30 किलोमीटर। ओके, अब देखिए ये आपका 30 बच गया। यहाँ पे देखिएगा आपका 30 क्या डिस्टेंस है, अब 30 आपका बच गया है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो उनकी स्पीड है, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो स्पीड है वो हमें निकालनी है कि सेकंड शिफ्ट की कितनी स्पीड होगी। तो देखिए स्पीड की बात करते हैं, यहाँ पे एस से डिनोट कर देते हैं S2 से। तो जो उनकी सेकंड शिफ्ट की स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस हमने 30 किलोमीटर ले लिया और टाइम क्या होगा इस केस में। अब आप देखिए टाइम क्या होगा, टाइम आप बोलोगे कि 1 ही घंटा होगा। क्यों, बिकॉज जो 20 किलोमीटर और 10 मिनट का स्टॉपेज था वो फर्स्ट शिफ्ट में था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट में क्या था आपका 1 ही घंटे का टाइम हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये स्पीड आ गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी थी, हमारी यहाँ पे स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज़, तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ, 25 से 30 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 1.8 टाइम्स हुआ, 2.4 टाइम्स हुआ, 1.5 टाइम्स हुआ या 1.2 टाइम्स हुआ। तो देखिए आंसर जैसे कि मेंशन किए हुए हैं, आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अब आप 125 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा। मीन आपको क्या बताना है कि जो पहले शिफ्ट की स्पीड है और जो सेकंड शिफ्ट की स्पीड है उनमें वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो देखिए 25 इंटू 1.2 आप तब करिएगा तो आपका डायरेक्ट 30 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.2, कि 1.2 times the speed will become 1.2 times as compared to the first. So now let's come to the second question. So second question you can see on the screen. Second question is if x plus 10% of 240 is 60 more than x percent of 180। देखिए ये आपका TCS का क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि ये ऐसे ही है, लेकिन ये आपका TCS का क्वेश्चन है और ये आपका पूछा गया था। गेटिंग, अब देखिए मोर देन x परसेंट ऑफ 180 देन यू हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट परसेंट लेस देन द 20% ऑफ x। दैट मीन्स देखिए आपका जो ये टर्म है इफ दिस इज 60% मोर देन दिस, इसका मतलब जो आपकी ये टर्म है ये 60% ज़्यादा है इस टर्म से। ओके, उसके बाद तब आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम बात करें 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखिए बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x प्लस 10%, यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस 10%, परसेंट को आप 100 से डिनोट किया कीजिए, x प्लस 10%, x प्लस 10% ऑफ के लिए मल्टीप्लाई यूज करते हैं ऑफ 240, x प्लस 10% ऑफ 240 इज 60% मोर। इसका मतलब इससे क्या है कि 60% मोर है, इसका मतलब ये क्या है, इसका 160% है। ये कितना आपका 160% है। दिस इज इक्वल्स टू 160, क्योंकि ये ज़्यादा है 160%। 160/100 कर लीजिए या 16/10 लिख लीजिए, एक ही बात है। 160% मोर देन x% ऑफ 80, देन दैट इज 160% मोर देन x%। दैट मीन्स x परसेंट, परसेंट हो गया आपका 100 फिर से, x% ऑफ 180, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 180। ये देखिए ये हो गया आपका 180। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया। अब यहाँ पे तब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप डायरेक्टली 100 से 100 एलिमिनेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप 0 से 0 एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। और देखिए क्योंकि ये क्या आपका ये प्लस में है तो ये आपकी एक टर्म है, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। और देखिए ये क्या है, 8 2 16 एंड 8 3 24। अब ये 24 हो गया, अब यहाँ पे आप 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, 3 इंटू 6 18, और जो आपकी ये 0 थी इसे आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए आपकी वैल्यू क्या आई यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे देखिए 2, ये हो गया आपका, और ये देखिए 2, इस 2 को आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, ये कितना हो गया आपका 5। और अब देखिए इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या है 5x प्लस 50 हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका 5x प्लस 50। तो देखिए आपकी 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 6x हो गया, और x की वैल्यू क्या होगी आपकी 50 हो गई। अब देखिए ये आपकी x की वैल्यू आई है, इसको अब आपको यहाँ पे पुट करना है। 15% ऑफ x प्लस 50 इज वट परसेंट लेस देन 25% ऑफ x। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट यू हैव टू डू इज
जो आपका लेस देन या मोर देन के बाद में होता है वो आपका नीचे आता है। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए जो आपका नीचे आना उसे आप पहले यहाँ पे लिख दीजिए, लेस देन 25% ऑफ एक्स। 25% क्या होता है, 25/100। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x, 1/4 इंटू एक्स। एक्स क्या आपका 50, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट 50/4। अगर समझ में नहीं आया तो आप बता दीजिएगा 50/4 कैसे आया, और आई गेस कुछ ऐसा हार्डकोर था नहीं, सिंपल था आपका, डायरेक्ट था। और अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वट परसेंट लेस बताना है। इसका मतलब आपका जो ये था 50/4 माइनस करना है आपको, क्योंकि देखिए लेस और मोर कैसे बताते हैं हम, इसमें से इसको माइनस करके अपॉन ये लिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेट तो ये होता है। इसमें से इसको माइनस करके और अपॉन में इसे लिखते हैं, बिकॉज ये लेस देन या मोर देन के साथ है। गेटिंग, ये आपकी एक ट्रिक हो गई है। और ये कितना हो जाएगा आपका 50, क्योंकि देखिए जो आपके एग्जाम होते हैं वो टाइम कंस्टेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम टाइम मिलता है आप लोगों को। तो एज सच आप डायरेक्ट ये चीज़ देख लीजिए कि क्या होता है, क्योंकि समझने का टाइम नहीं है, और समझना यही है कि ये इससे कितना लेस है। तो क्या करेंगे, इसे इसमें माइनस करके इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सिंपल है, समझना भी कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए ये क्या है, 15% ऑफ एक्स प्लस 20, तो ये कितना 15%, तो 15/100 कितना हो गया 3/20। डायरेक्ट लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 3/20। और आप भी इसे सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि हम अब कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे इसे। 3/20 इंटू एक्स, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या था, एक्स की वैल्यू निकालना, वो हमने आपको निकाल दिया, बाकी तो आप देखिए ईजी है। अब देखिए 15% ऑफ एक्स प्लस 20, एक्स कितना आपका 50, 50 और 20 70, तो ये क्या हो जाएगा आपका 70। अब इसे आप सॉल्व करके हमें बताइएगा कि आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पे। इसे रहने दीजिए, आप बताओगे हमें कि इसका आंसर क्या आएगा। गेटिंग, आप क्या बोलोगे, सर क्वेश्चन नंबर 2 ए ऑप्शन 16। आपको पूरा लिखना होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो ऐसे पता नहीं चल पाता। सो अब हम किसी को हटते हैं और फिर पता चले कि वो क्वेश्चन गलत था, सो वो भी ठीक नहीं होगा। गेटिंग, सो नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, सो यू कैन सी 5 consecutive positive even numbers are arranged in ascending order. Okay, the sum of squares of third number and fifth number is equal to 400। मीन क्या पॉइंट है, आप पॉइंट देखिए कि जो आपका थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ सम्स है, वो 400 है। और व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स। सो यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि जो आपका एवरेज होता है, मीन उन्होंने क्या पूछा है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर हम जो बेसिक मेथड से चलें, तो बेसिक मेथड क्या होता है आपका कि आपको एवरेज निकालनी है 5 नंबर्स की। दैट मीन्स जो आपका थर्ड नंबर होगा, आई रिपीट, जो आपका थर्ड नंबर होगा वही एवरेज होगा। बताइए, देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 नंबर्स हैं, और 5 नंबर्स हैं आपके 2 4 6 8 10, लेट मी राइट वंस। तो देखिए ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का। तो देखिए 2 4 6 8 एंड 10। अब इफ़ आई विल टेल यू कि आई विल आस्क यू कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 18 और 220, 220 और 20 24 एंड 6 30, तो 30/5 आप क्या बोलोगे, सर 6 है इसका एवरेज। आपने इतना कैलकुलेट किया, हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एवरेज मिडल नंबर होता है अगर आपका इवन नंबर्स होते हैं तो। गेटिंग, असेंडिंग ऑर्डर में है, कंसेक्यूटिव है, तो आपका डायरेक्ट मिडल नंबर होता है। तो इसमें देखिए देन द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। गेटिंग, तो इसका मतलब जो आपका वट एवर विल बी द एवरेज विल बी द थर्ड नंबर। गेटिंग, वी डू नॉट नो कि क्या आपकी सीरीज है, ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि अगर ऐसा होता तो ऐसे होता है। गेटिंग, तो जिनको पहले ही समझ में आ गया होगा तो शायद उनका आंसर आ गया होगा, नहीं तो देखिए अब देखिए इतना डन है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर और जो फिफ्थ नंबर है उसका जो सम है वो आपका 400 है। और देखिए जो आपका थर्ड नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा, इसका मतलब वही आपका आंसर है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर है, तो चलिए थर्ड नंबर को एक्स के ले लेते हैं, बिकॉज देखिए वो लेमन लैंग्वेज में मत कीजिए, बिकॉज आप 8 9 के स्टूडेंट नहीं हो अभी। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, क्योंकि देखिए हमने थर्ड नंबर को ले लिया, थर्ड नंबर को ले लिया हमने एक्स, और फिफ्थ नंबर को ले लिया वाई, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना आपका 400 है। अब आप इसमें देखिए एक चीज़ कि अगर हम फर्स्ट नंबर, जो आपका फर्स्ट नंबर है, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज 400। तो जो आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर मीन फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूँ मैं आपकी थर्ड नंबर की, जो कि आपका थर्ड और फिफ्थ है। अब देखिए जो आपका थर्ड नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा, वही आपका आंसर होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर मत देखिए, ये नेक्स्ट टाइम से आंसर हटाने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट यही देखते होंगे। देखिए अब आपका जो फर्स्ट नंबर और जो थर्ड नंबर है आपका ये हो गया। अब एक चीज़ देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि जो आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 400 है,
तो इनका कौन कौन सी कोई दो टर्म्स हो सकती हैं, कंजिक्यूटिव टर्म्स हो सकती हैं जो कि इनका स्क्वायर 400 लेकर आए। गेटिंग? अगर आप एग्जांपल नहीं, आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन से जाओगे तो आप ऑप्शन देखिए, बिकॉज देखिए जिनको स्क्वायर्स आते होंगे उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू 10 ले लेता हूँ तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, प्लस जो फोर्थ टर्म है वो 12 होगी और जो फिफ्थ टर्म है वो होगी 14। 14 स्क्वायर होता है 196, तो 196 प्लस 100 कितना हो गया 296। इसका मतलब आंसर नहीं आया। अब आगे चलो, 11 आप ले नहीं सकते, फिर 12 लीजिए, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और अब 14 क्या होगा फोर्थ नंबर होगा तो 16 होगा नेक्स्ट नंबर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, तो 144 प्लस 256 400, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। गेटिंग? लेकिन जिनको स्क्वायर्स नहीं आते हैं, स्क्वायर टर्म नहीं आती है, तो उनके लिए देखिए आप पहले 8 लेकर देखिए, 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 64, प्लस जो आपकी फोर्थ टर्म होगी वो होगी आपकी 10, और जो फिफ्थ टर्म होगी वो होगी आपकी 12, ऐसे लीजिए। तो 12th हो गया आपका 144 और 8th होगी 64, नहीं हुआ आपका 400। आप डायरेक्ट देख लीजिए, जो आपका आंसर होगा डायरेक्ट वो आएगा 12। गेटिंग? सो योर आंसर विल बी 12। सो डायरेक्टली यू कैन डू। आपको लेमन लैंग्वेज से वर्क नहीं करना है। आपको क्या था, डायरेक्ट आपको एवरेज थी, जो 5 नंबर्स की आपकी एवरेज थी, उसमें जो आपकी एवरेज होती है वो थर्ड नंबर ही होता है, तो इसमें आपको निकालना नहीं था अलग से कि थर्ड नंबर क्या होगा फिफ्थ नंबर क्या होगा, डायरेक्ट आप देखिए और आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन, तो आप बताइएगा इजी है कि नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक फ्रूट सेलर था, मीना फ्रूट सेलर परचेज 32 kgs ऑफ ग्रेप्स फॉर ₹960। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि 960 960 के 32 kg ग्रेप्स लिए। ओके, ही ड्राइड देम, उन्होंने उन्हें क्या किया, सुखाया, टू मेक देम रेजन्स, रेजन्स बनाया, एंड वुड बी एबल टू सेल रेजन्स एट 65 पर kg। गेटिंग? तो 65 पर kg क्या किया उन्होंने, रेजन्स बना सेल किया रेजिन के लिए, लेकिन व्हाट हैपन, जो आपका 800 ग्राम्स ऑफ रेजन्स था वो 1 kg ऑफ ग्रेप्स के बराबर था। दैट मीन्स आपका जो 1 किलो ग्रेप्स थे वो 800 ग्राम रेजन्स के इक्वलेंट थे, बिकॉज जो ड्राई होगा तो उनका जो वेट होगा वो ऑब्वियसली कम होगा। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, लेकिन ऑप्शंस में क्या आपको लॉस भी गिवन है, लॉस भी गिवन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। गेटिंग? अब देखिए, फ्रूट सेलर ने आपका 32 kg ग्रेप्स थे 960 के, तो इसका मतलब जो उनकी परचेजिंग थी, मीन सी थी, सीपी, मैं डायरेक्ट सीपी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सी लिखूंगा, सी हो गई आपकी 960, उनकी जो अर्निंग थी, जो आपकी सीपी थी मतलब परचेजिंग थी, वो थी उनकी 960। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, सीपी और एसपी चाहिए होता है, डायरेक्ट आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। दैट मीन्स वट वी नीड नाउ, वी नीड ओनली एसपी, दैट मीन्स द सेलिंग प्राइस वी नीड। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो रेजिन्स थी आपकी 65 kg पर kg उन्होंने सेल की थी, लेकिन जो थी उनके पास 800 ग्राम थी 1 kg ग्रेप्स के लिए, लेकिन इसका मतलब 32 kg थी आपकी, इसका मतलब जो 800 ग्राम थी वो उनके पास 1 kg थी। गेटिंग? मीन जो 32 kg थी आपकी वो क्या थी आपकी 1 kg इक्वलेंट है, तो इसका मतलब हमें कितना जो ड्राइड रेजिन्स है वो मिलेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम 1 into 32, इसका मतलब 800 into 32, तब इसे करेंगे, इसका मतलब हमें टोटल ग्राम्स मिलेंगे कि हमें इतने ग्राम हमारे पास जो हमारी रेजिन्स हैं उनका वेट आया है। जितना आपका ये आंसर हो जाएगा उसे हम डिवाइड करेंगे 1000 से। क्यों? क्योंकि हमें केजी निकालना है और ये ग्राम्स में है। गेटिंग? यहाँ पे भी आप डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करके, और आप 8/10 into 32 भी कर सकते थे, वही सेम मेथड है, आप वही सा यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए तब आप 800 into 32/1000 करेंगे तो आपको क्या आएगा, केजीज मिलेंगे कि कितने केजी हमें प्रोवाइड हुए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें 32 केजी मिले थे, क्योंकि वो क्या थे, फ्रूट्स थे, मीन आपके फ्रेश फ्रूट्स थे, लेकिन जो ड्राइड थे वो 800 ग्राम मिल रहे हैं उसके कंपैरिजन में, तो दैट मीन्स आपका ये कितना हो जाएगा टोटल 800 into 32/1000। देखिए एक एक चीज़ हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। अब देखिए, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो उसमें क्या आएगा आपका, उसमें आपका आएगा जो आपके टोटल केजी हैं। अब कितना केजी हो जाएगा, तब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 25.6 केजी। और आप एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड होता है, और 25.6 केजी ही आपका केजी आएगा। ये केजी लिख दीजिए, चलिए के लिख दीजिए, केजी की चल केजी लिख दीजिए। अब देखिए ये आपका इतना केजी था, दैट मीन्स जो आपके फ्रूट्स थे वो 32 केजी थे, और जो आपके जो ड्राइड फ्रूट्स थे वो 25.6 केजी आपके पास मिले हैं। और ये क्या था आपका, ये तो आपके 960 थे, 960 में उन्होंने क्या किया था, परचेज किया था, मीन उन्होंने। अब देखिए ये 25.6 हो गया, अब 60, अब देखिए उन्होंने सेल क्या किया था 65 पर केजी के कंपैरिजन में, इसका मतलब ये आपका कितना है 25.6 केजी, और ये क्या है कि ये 1 केजी का रेट है, तो 25.6 केजी का कितना रेट होगा देखिए,
65 इंटू 25.6, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, एज सच कोई हार्डकोर नहीं है, तो मैं भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ। 65 इंटू आपका हो जाएगा 25.6, तो ये कितना हो गया आपका 1664, कितना हो जाएगा 1664। ओके, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस है, अब प्रॉफिट है कि लॉस है। अब सबको पता होगा कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कि देखिए सीपी आपका कम है, एसपी ज़्यादा है, इसका मतलब ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट में क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी, डायरेक्ट यहीं लिख दीजिए प्रॉफिट। ये आपका एसपी है यहाँ पे माइनस 960, ये कितना हो गया आपका 960 अपॉन सीपी, सीपी कितना आपका अगेन 960 है। तो तब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो आप अब हमें आंसर बताइए कितना आपका आंसर आएगा, तो इसे कैलकुलेट करके कितना आपका आएगा। तो देखिए ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट परसेंटेज ही होगा, और कैलकुलेट करके आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम इन रुपीज विच डिवाइडेड अमंग एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड आपके तीन प्रोपोर्शंस थे, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, सॉरी ये आपका वाई हो गया यहाँ पे, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया यहाँ पे, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे जेड हो गया, यहाँ पे फौरन लगा लीजिएगा। तो इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो है 3:5, और ये कितना आपका 7। प्रोवाइड्स ₹8,000 मोर टू जेड, इसका मतलब जो आपका ये रेशियो था, व्हाट इज द सम विच डिवाइडेड अमंग एक्स वाई जेड इन द प्रोपोर्शन 3:5:7 प्रोवाइड्स ₹8,000 मोर टू जेड, मीन जेड को क्या है कि 8,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, देन व्हाट इट वुड हैव बीन डन टू हिम व्हेन द प्रोपोर्शन दिस। इसका मतलब जब हमने ये प्रोपोर्शन किया, पहले क्या था, ये प्रोपोर्शन था, पहले आप समझिए, पहले आपका क्या था, ये प्रोपोर्शन था 11, 15 और 19। देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, दैट विल बी बेस्ट एक्सरसाइज होगी, क्योंकि देखिए एग्जाम में बैठ के फिर क्वेश्चन भूल जाते हैं कैसे करना है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन गेटिंग। आप खुद से सॉल्व कीजिए, वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन होगा। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका पहले था उसके कंपेयर, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्या था कि पहले जो इनका ये रेशो था, मीन इनिशियल ये रेशो था, उसके बाद तब उनका दोबारा से ये रेशो लगाया गया, तो उसमें क्या था कि जेड जो है उसे 8,000 फालतू, जो उनकी डिवीजन थी वो 8,000 फालतू मिली थी, गेटिंग। यहाँ पे यही लिखा है कि मोर टू जेड देन व्हाट इट वुड हैव डन टू हिम व्हेन द प्रोपोर्शन इज दिस, गेटिंग। दैट मीन्स ये देखिए अब आपका क्या है, ये क्या है 3, 5, 7 और 11, 15, 19। देखिए ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि जो आपका रेशियो होता है उसका जो कंप्लीट सम होता है वो दोनों कंपेरेटेबल होना चाहिए, कंपेरेटेबल इन द सेंस सेम होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए 7, 3, 10 और ये आपका 15 है, और यहाँ पे देखिए ये कितना आपका 19 और 11 कितना हो गया 30, 30, 45। ये आपका टोटल सम कितना था 15 था, क्योंकि देखिए रेशियो तो तभी होगा तब जो टोटल सम में से डिवीजन होगा। ये आपका 15 था और ये आपका 45 था, इसका मतलब ये जो आपका सम है ये 45 था, और ये जो आपका इनिशियल जो सम था वो इनका क्या था 15 था। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है कि जो आपका रेशियो वो सेम हो जाएगा। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 15 था, ये आपका 45 था, तो यहाँ पे क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3, 5, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 21, गेटिंग। ये आपका 21 हो गया। अब देखिए टोटल सम 45 हो गया, ओके। अब देखिए जो आपका 8,000 एक्स्ट्रा मिल रहा था वो जेड को मिल रहा था, और जेड का अब देखिए अब इनिशियल जो रेशियो है, जो फाइनल रेशियो वो 21 है, और पहले जो रेशियो था वो था 19। इसका मतलब गैप कितना है, दो का, दो मतलब अब यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए 2 का मतलब हो गया आपका 8,000, और 1 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 1 का मतलब हो गया आपका 4,000, और अब हमें निकालना कितना है, अब हमें निकालना है 45 का, गेटिंग। 2 का मतलब 8,000 हो गया, 1 का मतलब आपका कितना हो गया 4K हो जाएगा, 1 का मतलब कितना होगा आपका 4K, या 4,000 बोल दीजिए या 4K बोल दीजिए 4K, और 45 का कितना हो जाएगा, तो 4K इंटू 45 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 180, गेटिंग। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। पॉइंट क्या है, देखिए फिर से समझिए, फिर से समझिए। पॉइंट आपका होता है कि जो आपका रेशियो होता है वो आपका कंपेरेटिबल या इक्वल होना चाहिए, इक्वल इन द सेंस अगर यहाँ पे 45 आपको डिवीजन किया है 45 में, तो यहाँ पे भी 45 में ही डिवीजन होना था। पॉइंट ये है, ये 15 था, हमने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्ट रेशियो देख लिया, गेट है। अब देखिए क्वेश्चन आपने देखा होगा तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, और आई गेस कोई सॉल्व भी काफ़ी कम बच्चे कर पाते होंगे। अब देखिए कितना ईजी हो गया अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास फिर से आ जाता है तो। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या है, आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एलान, जेफ एंड बिल टुगेदर स्टार्टेड द बिजनेस वेयर एलान इन्वेस्टेड, देखिए एलान, जेफ, बिल,
देखिए जो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको क्या करना होता है, आप डायरेक्ट उनकी पहला जो नाम है, जो पहला नाम है उसे लिख दीजिए, फर्स्ट नाम का जो है आपका कैपिटल लेटर में लिख दीजिए ई एलान, उसके बाद जेफ जे जो आपका हो गया जे, और उसके बाद जो आपका बिल बिल मीन बी। गेटिंग? तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये कितना आपका 2500, ये आपका हो गया 2500, और इन्हें लिख लीजिए 2500 हो जाएगा आपका। और ये देखिए 2500 8 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया है। पहले चलिए आपकी जो अमाउंट है वो लिख लीजिए 2500, यहाँ पे हो गया आपका 2000, और जो बिल है उनका कितना था, उनका था 6000, ओके 6000 था। गेटिंग? अब देखिए ये उनका हो गया 6000, और नेक्स्ट देखिए ये हो गया 6000। अब उन्होंने क्या पूछा है कि देखिए जो एलान था वो 8 मंथ्स के लिए लगाता है अपना पैसा, जो उनका इन्वेस्टमेंट होती है, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट है, कुछ भी ले लीजिए। और उसके बाद जो उनका जो जेफ होता है वो 12 मंथ्स के लिए लगाता है। गेटिंग? तो ये हो गया आपका 12 मंथ। तो देखिए जो रेशियो होता है उसमें आपका टोटल अमाउंट इनटू टोटल टाइम कैलकुलेट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका पार्टनरशिप्स होती है उनमें क्या होता है, आपका टोटल टाइम और आपका जो टोटल अमाउंट होती है वो ही कैलकुलेट होती है। अब देखिए इंटू 12 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटू 4, बिकॉज ये 4 मंथ्स के लिए था। गेटिंग? अब जो रेशियो होता है वो आप देखिए, ये रेशियो है हमारा, तो हम इन्हें डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हैं। गेटिंग? चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई कीजिए, या मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं के यहीं इन्हें सिंप्लीफाई कर दिया कीजिए। जैसे कि 2 जीरो से आप 2 जीरोज निकाल दीजिए पहले। गेटिंग? और जो आपका 4 है, इससे 4 3 12, ये आपका 3 टाइम्स गया, और ये आपका 2 टाइम्स गया। अब देखिए कितना हो गया, 25 टू कितना हो गया 50। गेटिंग? ये कितना हो गया आपका 50 हो गया। और ये कितना हो जाएगा दूसरा, इसका नेक्स्ट का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 20 × 3, ये कितना हो गया आपका 60 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, जो आपका बिल है उनका कितना होगा 60, ये भी 60 है। अब देखिए व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ जेफ। गेटिंग? तो जेफ का कितना कंट्रीब्यूशन है इस टोटल पार्टनरशिप में, क्योंकि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था। और देखिए आप इन जीरोस को भी एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो जेफ कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद ये कितना होगा टोटल 6 and 6, 12 and 5 17, 17। गेटिंग? और इनटू, अब देखिए ये जेफ का शेयर हो गया कि 6 पार्ट्स मिलेंगे जेफ को 17 में से, और टोटल बिजनेस कितना था उनका, वो था 1360, 1360। अब देखिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 17 × 8 136, और ये कितना हो गया 8 136 और 0, तो कितना हो गया 8648 0। आंसर, व्हाट इज योर आंसर, योर डी ऑप्शन इज द आंसर। सो आई गेस दिस इज द इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। इन पार्टनरशिप क्वेश्चंस आपको क्या करना है, फिर से देख लीजिए, आपको रेशियोज निकालने हैं, आपको रेशियोज में लिखना है और उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गेटिंग? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास 25 स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 12th बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव मैथमेटिक्स, 12 के पास मैथमेटिक्स थी, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ओके मीन मैथमेटिक्स एंड सी एस, कंप्यूटर साइंस बोल लीजिए। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं इसको आपको एक लाइन में एक ही डायग्राम में सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए ये आपका मैथमेटिक्स हो गया, ये हो गया आपका एम। गेटिंग? और जो आपके 8 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे, ये आपको हो गया सी एस। गेटिंग? थोड़ा सा अच्छा से सर्कल बना लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। देखिए ये कितना हो गया आपका 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, दैट मीन्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस कौन लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यही हैं जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस लेंगे। गेटिंग? इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स। देखिए अगर 8 ने मैथमेटिक्स यहाँ पे ले लिया, इसका मतलब मैथमेटिक्स कितनी होगी, 4 यहाँ पे बचा, क्योंकि टोटल मैथमेटिक्स 12 स्टूडेंट्स ने लिया था, इसका यही मतलब होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए 8 एंड कितना हो गया आपका 4, 12 हो गया, अब कितना बचा आपका, टोटल 25 थे, इसका मतलब 13 ने सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिया होगा। गेटिंग? 13 ने सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिया होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूरा है कि जो आपको क्वेश्चन दिया था वो हमने सॉल्व किया है। अब देखिए क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। इसका मतलब कंप्यूटर साइंस तो लिया है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया, इसका मतलब आपका सिर्फ ये वाला पार्ट ही आएगा। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये वाला पार्ट ही आएगा। कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला। मीन जो 8 है वो आपको छोड़ना होगा, क्योंकि जो 8 स्टूडेंट्स है उन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया था और कंप्यूटर साइंस भी लिया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ कंप्यूटर साइंस किन के पास था, तो सिर्फ 13 स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर साइंस था। गेट है? तो जो आपका आंसर हो गया वो हो गया आपका 13 ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आई गेस टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में देखोगे तो। देखिए 3 bells रिंग साइमल्टेनियसली एट 11 AM,
3 बेल्स थी 11 बजे, मीन आप क्लॉक लगा लीजिए, ज़रूरत नहीं है लेकिन लगा लीजिए आप। ये आपका 12 हो गया, यहाँ पे आपका 11 हो गया। तो क्या है कि वो 11 बजे आपकी जो क्लॉक है वो रिंग करती है, गेट इट। अब देखिए रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, मीन्स जो बेल्स थी 3 बेल्स थी वो क्या होती हैं आपकी, एक जो बेल थी आपकी 20 मिनट पे रिंग करती है, जो सेकंड बेल थी वो आपकी 30 मिनट पे रिंग करती है, और जो आपकी थर्ड बेल थी वो आपकी 40 मिनट पे रिंग करती है एक बारी, गेटिंग। अब क्वेश्चन क्या है, द टाइम व्हेन ऑल द 3 बेल्स रिंग टुगेदर नेक्स्ट टाइम। देखिए अब 11 बजे रिंग हुई है, इसका मतलब दोबारा से जब रिंग करेंगी इसका मतलब हमें उनका मिनिमम कॉमन फैक्टर चाहिए। और देखिए मिनिमम कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से डायरेक्ट देखिए आपको क्या करना है। काफ़ी स्टूडेंट को यही डाउट होता है कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अब आपको मैंने बता दिया कि आपको मिनिमम बताना है कि कहाँ पे दोबारा से एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी या एक दूसरे के साथ रिंग करेंगी तीनों एक ही टाइम पे। इसका मतलब आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और वो क्या होता है आपका एलसीएम। सिंपल, आपको यहाँ पे 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालना है। जो भी आपका एलसीएम आ जाएगा वो आपका क्या होगा, मिनट्स होंगे कि इतने मिनट बाद ये बेल पर्टिकुलर बेल फिर से रिंग करेगी। जो भी आपकी मिनट होंगी उन्हें आप आर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और 11 बजे जो 11 AM से आप उतना ही ऐड कर दीजिएगा और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई गेस आप कर लोगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और हमने अच्छे से समझा दिया एलसीएम एचसीएफ में आप कैसे कंफ्यूज नहीं हो सकते अब आगे, गेटिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 एंड 21 इट विल हैव अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। देखिए ईच केस में आपका रिमाइंडर निकालना है और थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो देखिए ये भी ईजी है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आई गेस आप लोगों को पता होगा, यू हैव टू कैलकुलेट दी एलसीएम। आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, 12, 16, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे डायरेक्ट। तो देखिए आप इसका एलसीएम निकालिएगा, हम आपको डायरेक्ट बता देंगे क्या इनका एलसीएम आया, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। देखिए तो अगर आप सीरियस हो अपने स्टडीज़ को लेकर, आपको प्लेसमेंट चाहिए कोई भी XYZ कंपनी में, ना कि सिर्फ जो हमने 4 कंपनीज मेंशन की हैं वो आपकी मास हायरिंग कंपनीज थी इसलिए हमने उनको मेंशन किया है, लेकिन अब किसी भी कंपनी में आपको ये सारी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, गेटिंग। 12, 16, 18 एंड 21 ये हो गया आपका। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको एलसीएम निकालना है सिंपल। तो आपका देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए जो आपका एलसीएम हो जाएगा, आप डायरेक्ट 2 से 3 से 4 से जो भी आप इसे कैलकुलेट करोगे, तो जो आपका एलसीएम है हम आपको आंसर बता रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन आपको ये यूज़ नहीं करना, आप खुद से अपना एलसीएम निकालिएगा और आप अपना आंसर हमें बताइएगा, गेटिंग। जो आपका 1008 आपका एलसीएम हो जाएगा, गेटिंग। ये 8 है आपका, 1008 आपका एलसीएम हो गया, गेटिंग। अब आपको देखिए क्या निकालना है, फाइंड दी थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। इसका मतलब अगर आपको जो ये 1008 आया है इसमें आप +7 कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये तो रिमाइंडर था। तो जो आपका मेन नंबर आएगा वो क्या होगा, प्लस करके आएगा, +7। लेकिन ये क्या होगा, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। इसका मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई दी एलसीएम विद 3। जो भी आपका आंसर होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर होगा 8, 3, 24 एंड 3, तो ये कितना होगा आपका आंसर, 1024, गेटिंग। तो जो आपको 1024 है इसमें 7 को ऐड करना है और जो आपका आंसर होगा स्क्रीन पर होगा, 24 एंड 7 योर 31, गेटिंग। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, मीन 1008 × 3, क्योंकि अब काफ़ी बच्चों को क्या डाउट होता है कि जो ये 7 है 3 टाइम्स ऐड करना होगा। नहीं नहीं नहीं, 7 क्यों आप 3 टाइम्स ऐड करोगे, जो आपका लीस्ट नंबर है उसमें ही आपको 7 को ऐड करना होता है, सिंपल, गेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6 डिजिट नंबर, देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी और टीसीएस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इन्फोसिस के लिए भी मैं कहूँगा। ऐसे क्वेश्चंस अब का चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये टाइप क्वेश्चन अब हमेशा आ ही रहे हैं, गेटिंग। इसमें क्या निकालना है, आपका ये नंबर है 6 डिजिट नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है 11 का, वो आपको आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखिए डिविजिबिलिटी रूल भी देख लीजिए एक बारी। कितना होता है आपका 25A64B। डिविजिबल होने के लिए 11 क्या होता है, जो आपका सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स होता है ना, फॉर एग्जांपल 2, फिर A और फिर 4, और जो इवन नंबर हो गया है, और जो ऑड नंबर पे होता है, मीन जो आपका ये ऑड नंबर पे हो गया है 2A और 4 का सम, और जो इवन नंबर्स होता है 5, 6 और B, जो इनका सम होता है, ये क्या होना चाहिए, चाहे या तो ये 0 होनी चाहिए या फिर ये फैक्टर ऑफ 11 होने चाहिए, गेटिंग। फैक्टर ऑफ 11 मीन 11, 22, 33, 44, 40, 55, जो भी आपका नंबर होगा, गेटिंग। तो देखिए अब ये कितना है, 2 और A और 4, 2 और 4, 6 + A, गेटिंग। तो ये कितना हो गया आपका
6 प्लस ए, ये हो गया आपका। क्या होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, मीन जो ऑड नंबर का डिफरेंस है, मीन सम ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड टर्म्स माइनस सम ऑफ टर्म्स ऑफ इवन टर्म्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो 6 प्लस ए माइनस, अब माइनस क्या करोगे, अब देखिए जो इवन टर्म्स में आपका 5 6 एंड बी, तो 5 और 6 11, 11 माइनस कितना हो गया, 11 माइनस आपका कितना हो गया, 11 माइनस बी हो गया। गेटिंग? अब देखिए, अब जो ये टर्म है ये आपकी 11 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर है 0 आना चाहिए, 11 की टर्म्स में आना चाहिए, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a माइनस बी। गेटिंग? तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस ए माइनस 11 प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा -5, यहाँ पे लिख लीजिए इक्वल टू करके, ये कितना हो गया -5, इसे इक्वेट 0 के कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -5 और प्लस ए प्लस बी। गेटिंग? ए प्लस बी। अब देखिए, आप देखिए एक और मेथड क्या है कि आप क्या करते हैं कि जो आपके इवन टर्म्स होते हैं आप इसको इसमें से माइनस कर देते तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। अब हमने पहले इसको से इसमें से माइनस कर दिया तो कोई बात नहीं, वो साइन ही आपके ऊपर नीचे होते हैं, इक्वल्स टू जो आपका 0 हो जाएगा। गेटिंग? और ये 5 आपका इस साइड आ जाएगा, तो ए प्लस बी की टर्म आ गई आपकी 5, तो इसका मतलब जो आपका ए माइनस बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो भी आपकी 5 ही हो जाएगी। या आप ऐसे देखिए, छोड़िए छोड़िए इसे छोड़िए, देखिए फिर से देखिए, कोई बात नहीं, ये जो आपकी टर्म है इसे आप पहले लिख लीजिए 11 माइनस बी माइनस 6 प्लस ए, बिकॉज क्या होता है कि जो आपका इवन टर्म्स होते हैं उसमें से ऑड टर्म्स माइनस होती हैं, आप ऐसे कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूज मत होइए। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5। अगर कोई डाउट हो फिर से आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, जो आपका इवन टर्म्स होती हैं, सम ऑफ इवन टर्म्स माइनस सम ऑफ ऑड टर्म्स होती हैं। गेटिंग? इवन ऑड टर्म्स मीन जो आपकी पोजीशन है, इवन ऑड पोजीशन, टर्म्स नहीं, जैसे आप 2 5 ये टर्म्स नहीं, जो आपकी पोजीशन है, जैसे 2 क्या है फर्स्ट पोजीशन पे, 5 क्या है सेकंड पोजीशन पे, ए क्या है थर्ड पोजीशन पे, तो जो आपकी इवन होती है और जो ऑड होती है उनके सम ऑफ टर्म्स करते हैं। राइट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन नंबर्स बिलो इज इन असेंडिंग ऑर्डर 3 7 9 एंड -1 15 18 19 एंड 20 इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 12.5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है इसका इजीएस्ट फॉर्म कि इन्होंने हमें असेंडिंग में ही दे दिया है, इसका मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। गेटिंग? तो ये तो इन्होंने टीसीएस ने काफ़ी अच्छा किया है कि हमें डायरेक्ट असेंडिंग में दे दिया है, तो क्योंकि असेंडिंग में भी टाइम लगता है। गेटिंग? तो इसका मतलब जो आपका ये n-1 है ये क्या होगा, 9 और 15 के बीच में होगा। ये चीज़ क्लियर? गेटिंग? कोई और ऑप्शन होता तो हम उसे एलिमिनेट कर देते, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो इन्होंने थोड़ा सा सेफ साइड खेला है। अब देखिए जो आपको मीडियन है वो क्या है 12.5। अब मैंने आपको मीडियन निकालना, जो हमारी लास्ट ईयर हमने जो लेक्चर्स लिए थे उनमें हमने आपको समझाया था कि मीडियन कैसे निकालते हैं। जो आपकी टर्म्स होती हैं, अगर आपकी इवन टर्म है तो मिडिल टर्म होती है, फॉर एग्जांपल एवरेज होती थी जैसे आपकी, और अगर आपकी इवन टर्म्स हैं, मीन आपकी अगर इवन टर्म्स है तो क्या होती हैं कि आपकी दो टर्म्स पहले, तो देखिए क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपकी क्या 8 टर्म्स हैं, तो इसमें क्या होगा आपकी 1 2 3 फोर्थ और जो फिफ्थ टर्म होगी ये आपका मीडियन होगा, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का सम अपॉन 2, ये क्या होता है आपका, ये मीडियन होता है। गेटिंग? अगर इवन टर्म्स होती तो डायरेक्ट आपकी एक मिडिल टर्म आ जाती, वही आपका मीडियन होता असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, लेकिन उन्होंने असेंडिंग में ही दे दिया, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। तो अब देखिए n-1 प्लस 15 तो कितना हो गया है, n-1 प्लस 15 कितना हो गया, n प्लस 14, n प्लस 14 हो गया। गेटिंग? n प्लस 14 अपॉन मीडियन के लिए क्या करते हैं अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या है आपका मीडियन 12.5, कितना आपका 12.5। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका ये 12.5 है तो 12.5 इंटू 2 कितना हो गया डायरेक्ट, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 हो गया, 25 माइनस 14, 25 माइनस 14 कितना हो गया आपका 11, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 11। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए आपका टाइम एंड वर्क का, देखिए काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने निकाले हैं कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही टॉपिक से आपको बता दें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो हम जो टॉपिक वाइज है वो भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए बी सी इन 12 डेज 15 डेज एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 2 डेज, देन बी ज्वाइंड ए एंड टुगेदर दे कंप्लीटेड द वर्क फॉर 5 डेज। ओके, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट यू हैव टू डू, आप डायरेक्ट क्या किया कीजिए, ए बी सी लिख लिया कीजिए पहले, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, एक्स माइनस वाई की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। देखिए कैसे, आपको डायरेक्ट ए बी सी लिखना है, ये तो हमारी थोड़ी सी टाइपिंग इशू है, वरना सेकेंड्स ही लगते। 12 ये कितना आपका 15
और ये कितना आपका, ये है आपका 24। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें इनकी एलसीएम लेनी है 12, 15 और 24। और देखिए एलसीएम भी मत लिया कीजिए क्योंकि टाइम भी काफ़ी कंफ्यूज होता है। आपको डायरेक्ट क्या है, जो आपकी बड़ी टर्म है ना, मीन ये 24, इसके मल्टीपल्स ढूंढिए जो जिनसे ये दोनों भी मल्टीप्लाई करते हों, ये दोनों भी कंप्लीटली डिवाइड कर जाते हों। देखिए 12 जो आपका ये है 24, 24 2 48, 48 तो नहीं होगा, 24 3 96, 24 4 120। तो देखिए 120 इससे भी डिविजिबल है, इससे भी हो गया, आपको एलसीएम निकालना ही नहीं था। तो देखिए ये हो गया आपका 120। अब देखिए ये क्या हो गया, 120 आपका टोटल यूनिट था कि 120 यूनिट काम करना है इनको। अब देखिए जो 12 है, जो ए है वो 10 यूनिट काम करेगा, एक दिन का काम निकाल रहे हैं। जो 15 है वो आपका 8 यूनिट काम करेगा, 8 लिख लीजिए। और जो 24 है ये आपका 5 यूनिट काम करेगा। गेटिंग। अब देखिए अब इसमें क्या है कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 2 डेज। ए ने काम किया, यहाँ पे डिविजन्स बना लेते हैं हम। पहले ए ने काम किया और 2 दिन काम किया, इसका मतलब वो 10 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 2 दिन में 20 यूनिट काम कर लेगा। कितना हो गया, 20 यूनिट काम हो गया है। और हमारे कितने दिन यूज़ हो गए हैं, 2 डेज। गेटिंग, ये 2 डी लिख देता हूँ मैं इसे। गेटिंग, 2 डेज। उसके बाद देखिए देन बी ज्वाइंट ए टुगेदर दे वर्क फॉर 5 डेज। अब देखिए बी ने भी ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स 10 और 8 18, 18 और 5 डेज के लिए। तो एक दिन में 18 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 90 यूनिट काम। गेटिंग, 9 डेज में कितना काम करेंगे, दे विल वर्क फॉर 90 यूनिट्स। ओके। अब देखिए अब ये हो गया आपका 5 डेज। यहाँ पे आप लिख लीजिए क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में तो सिर्फ सिंपल ही पूछा हुआ है, लेकिन अगर आपको और कम्प्लेक्स होता तो आप देखिए इन्हें डिवीजन करके इसलिए लिख रहे हैं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डेज पूछे जाते तो आप डायरेक्ट इनको सम करके आंसर निकाल देते। अब देखिए रिमेनिंग वर्क, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन। अब देखिए ये 90 हो गया, 20 हो गया, कितना हो गया 110। टोटल वर्क कितना था हमारे पास, वो 120 यूनिट्स। तो बच कितना गया आपका, 10 यूनिट्स बच गया। गेटिंग। अब 10 यूनिट्स सी को करना है अलोन। अब देखिए सी की एफिशिएंसी क्या है, 5। सी क्या है, 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 10 यूनिट काम कितने दिन में कर देगा, 2 यूनिट में। डायरेक्ट आपका आंसर डी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना ईजी था, कुछ टाइम भी लगा हुआ है गेस आपको। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 2 हो गया। अगर आपका क्वेश्चन क्या आता कि टोटल काम कितना हुआ है, तो 2 5 एंड 4 9 डेज हो जाता है आपका। गेटिंग, अगर आपको टोटल वर्क पूछा जाता कि टोटल कितना दिन में काम हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, X, Y, Z can fill a cistern in 8, 12 and 24 respectively. All three begin to fill the cistern together, but X and Y left 4 hours and 3 hours respectively. Okay, mean 4 hours और 3 hours पहले जो आपका सिस्टम फिल हुआ था उससे पहले इन्होंने क्या किया, लीव कर दिया है। गेटिंग। तो इसमें क्या होगा, बिफोर फिलिंग द सिस्टम व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ देम टू फिल द सिस्टम। ओके, सेम क्वेश्चन। क्या करना है आपको, देखिए पहले क्या लिखना था आपको, एक्स, वाई और आपका जेड हो गया। क्योंकि ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं इनके यूनिट्स ऑफ वर्क निकालने के लिए कि एक्स एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेता है या एक घंटे में कितना यूनिट काम कर लेता है। गेटिंग। उसके बाद देखिए ये 12 हो गया और ये आपको हो गया 24। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम हमने क्या बताया था, जो आपकी बड़ी टर्म है उसे पकड़िए और देखिए जो सबसे मल्टीपल हो जाए। तो देखिए 8, 12 और 24, इसमें जो आपका एलसीएम है वो 24 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसके मल्टीपल्स थे 24 के वो 12 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट और 8 से हो जाता है। तो अब देखिए 8 3, तो ये जो एक्स है वो कितना, 3 यूनिट काम करेगा, वाई 2 यूनिट काम करेगा एक घंटे में, और जो जेड है वो 1 यूनिट काम करेगा एक घंटे में। गेटिंग। अब हमें क्या निकालना है कि all three begin to fill the cistern together but x and y left 4 hours and 3 hours respectively। इसका मतलब x ने 4 आवर पहले छोड़ दिया काम खत्म होने से पहले, और y हैज़ लेफ्ट 3 hours बिफोर टू फिल द सिस्टम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका अगर 4 आवर्स और 3 आवर्स पहले छोड़ दिया है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए एक्स और वाई हो गया आपका। अब देखिए ये इनकी एफिशिएंसीज हो गई हैं कि वो 3 यूनिट काम करता है एक घंटे में, ये 2 यूनिट काम करता है और ये 1 यूनिट काम करता है। तो देखिए अगर हम मान के चलें कि जो टोटल जो टाइम है वो एक्स आवर्स में कंप्लीट हो गया। गेटिंग, टोटल वर्क आपका एक्स आवर्स में कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब जो 3 है और जो 2 है ये 1 है, ये क्या है, इनकी एफिशिएंसीज हैं। तो इसका मतलब जो जेड होगा वो तो टोटल काम करेगा, मीन फ्रॉम द इनिशियल डे टू द फाइनल जो आपका कंप्लीशन डे होगा, पूरे दिन काम किया है जेड ने। तो इसका मतलब जो आपका एक्स होगा, एक्स आवर्स हैं, मीन आपके घंटे हैं कि इतने घंटे काम हुआ होगा। गेटिंग। तो जेड क्या हो जाएगा आपको, 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, मीन जेड ने पूरा काम किया है प्लस। अब देखिए जो आपका वाई है, वाई क्या है, 2 यूनिट काम करता है एक एक घंटे में, लेकिन वाई ने क्या किया था कि 3 आवर्स पहले निकल गया था वो। गेटिंग। तो ये क्या टोटल आवर्स हैं आपके एक्स, तो एक्स माइनस 3, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3। और इनकी एफिशिएंसी क्या है, इनकी एफिशिएंसी है 2।
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गेटिंग प्लस। अब देखिए प्लस, अब जो x है उसकी एफिशिएंसी क्या है 3 है, और x ने क्या था 4 आवर्स पहले लीव कर दिया था, इसका मतलब x माइनस 4 इंटू एफिशिएंसी कितनी है x की, एफिशिएंसी है x की 3 इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क है आपका 24, गेटिंग। हाँ इसे 24 लिख दीजिए, 24। इसे आप सिंपल सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और आप अपना आंसर निकालेंगे, गेटिंग। इसे ब्लर कर दीजिए, गेटिंग। तो आप अपना आंसर जो होगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा इसका, गेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा। देखिए ये मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, टीसीएस के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, टीसीएस इन्फोसिस के। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है, मीन डेविएशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले वर्ड को समझिए, मीन डेविएशन मतलब मीन से डेविएट करना, मीन से चेंज करना या पोजीशन चेंज करना, मीन से, गेटिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे नंबर्स हैं, जो आपका डेटा है, उसे आप ऐड करते हैं और मीन निकालते हैं इनिशियली, गेटिंग। अब देखिए डेटा कितना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो आपका जितना भी टोटल होगा उसे आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका क्या होता है मीन, गेटिंग। मीन कैसे होता है, जो आपका डेटा होता है उसे निकालिए अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, मीन सम ऑफ डेटा अपॉन द नंबर ऑफ डेटा, वो होता है आपका मीन। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आई गेस आप कैलकुलेट कर लीजिए, हमें बताइए कितना आपका मीन आएगा, और कैलकुलेट करके आई गेस ये आपका 20 आएगा, आप बता दीजिएगा, आई गेस 20 ही आएगा। अब देखिए ये आपका हो गया मीन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि मीन डेविएशन, इसका मतलब कि मीन से डेविएट कितना हुआ था, गेटिंग, मीन से कितना डेविएट हुआ था। तो इस पॉइंट में क्या करेंगे हम, ये 20 हो गया, अब डेविएशन कैसे निकालते हैं हम, 20 माइनस 8, जो आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स हैं उन्हें यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि उनका यूज़ नहीं है, जो साइंस है उसे रहने दीजिएगा, जैसे 8 माइनस 20 माइनस 12, तो इसे प्लस 12 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीन डेविएशन में जो साइंस होते हैं उसे आप ओमिट कर सकते हो। 9 माइनस 20 कितना होता है 11 माइनस 11, आप इसे प्लस 11 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गेटिंग। आप जितना भी इसका प्लस होगा अपॉन जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10, गेटिंग। आप इसका आंसर हमें बताइएगा कि क्या आपका आंसर आया। देखिए आंसर कैसे बताना है आपको, आपको आंसर बताना है कि जो वीडियो का टाइमिंग है, कि इस टाइमिंग पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी आपका आंसर है, गेटिंग। बिकॉज आप ऐसे रैंडमली बताओगे तो नहीं पता चल पाएगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या आपको डायरेक्ट सॉल्व करना था, ऐसे डेविएशन निकाल के अपॉन 10 करके ये आपका आंसर हो जाएगा, गेटिंग। मीन डेविएशन, पहले क्या आपको मीन निकालना है, फिर आपको मीन से डेविएशन निकालना है और उनका सम करना है, ये आपका बेसिक मेथड होता है। अगर आपको ये मेथड आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन। हाउ मच परसेंटेज इज दिस ऑफ दिस, ये कितना परसेंट है 0.9 का। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन को समझिए पहले, ये कितना परसेंट है इसका। जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि 20 कितना परसेंट है 100 का, तो आप क्या करोगे, 20 अपॉन 100 इंटू 100%, निकालने के लिए तो इंटू 100 करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि 20 100 का 20% है। सेम मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, देखिए आपका ये कितना है, सिंपल दिस, मैं इसे रब कर देता हूँ, आपको यहीं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका लेंदी है। देखिए दिस अपॉन 0.9, गेटिंग, दिस अपॉन 0.9 इंटू 100, गेटिंग, दिस अपॉन 0.9 इंटू 100 करना था आपको, सिंपल। ये आपका आंसर हो गया, सिर्फ आपका ये आंसर था। अब आप बोलोगे कैलकुलेशन, तो देखिए 0.25 अपॉन क्या करना है आपको, 1000 इंटू 100। क्यों करना है 1000 इंटू 100, क्योंकि जो आपकी ये टर्म है 1000 इंटू 100, क्योंकि ये पॉइंट को हटाइए पहले, और इसे परसेंटेज से, परसेंटेज को भी आप तब कन्वर्ट करोगे तो अपॉन 100 होता है, गेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.25 या 25 अपॉन 1000 इंटू 100 इंटू 240 इंटू 1.5 अपॉन 100, और पॉइंट को हटा के अपॉन में इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 0.9, इसे क्या लिखोगे 1 अपॉन 0.9, गेटिंग। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, या जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार प्रिंट कर लेता हूँ इस पर टाइम। तो देखिए ये आपको सॉल्व करना है 25 अपॉन 1000 इंटू 100। ये देखिए 25 को पहले 30 से पॉइंट हटाया, परसेंट के लिए 100 लगाया, 240 अपॉन परसेंट के लिए 100 लगाया, इंटू 1.5 अपॉन 100 और पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, गेटिंग। ये आपका 10 है, सॉरी ये आपका 10 है, इंटू 1 अपॉन 0.9 इंटू 100, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है ना, गेटिंग। तो ये कितना इंटू 100 हो जाएगा आपका ऊपर,
इसे आप सॉल्व कीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गेटिंग? और हम आपसे ये बोलेंगे कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें ये भी लगे कि आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हो। गेटिंग? उसके बाद देखिए, दलीप कैन रो 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड द सेम डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। आपका क्या है? सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम है इन 2 आवर्स एंड 48 मिनट्स। ओके, आफ्टर दैट हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो 31.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 22.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो देखिए, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। अगर आप चाहो तो मैं इसके लिए कंप्लीट एक वीडियो लेकर आ सकता हूँ, क्या कैसे होता है, क्या आपका अपस्ट्रीम होता है, क्या डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट, या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, कुछ भी। देखिए, अब देखिए, दलीप कैन रो 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। अब देखिए, एक डायरेक्ट मेथड क्या है आपका, ये आपका डिस्टेंस हो गया, डाउन स्ट्रीम में आपको क्या है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता चल जाएगी, कितनी होगी 21 किलोमीटर पर आवर। गेटिंग? कितनी होगी 21। अब देखिए, यहाँ से ये डायरेक्ट मेथड है आपका, क्योंकि आप यहाँ से क्या थे, एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी एक्स की वैल्यू 18 आएगी और वाई की वैल्यू आपकी 3 आएगी। गेटिंग? अब देखिए यहाँ पे, एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम के लिए क्या है, 2 आवर 48 मिनट्स, सेम डिस्टेंस मीन्स 48, सॉरी 42 किलोमीटर आपका सेम डिस्टेंस था, और ये इन्होंने कितने टाइम में किया, जो अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम क्या होता है, आपकी जो बोट होती है वो जो आपकी करंट की स्पीड होती है, या जैसे फ्लो होता है रिवर का, उसके अपोजिट चलती है, उसे बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। गेटिंग? डाउन स्ट्रीम क्या बोलते हैं, जो आपकी जिस साइड आपका फ्लो है रिवर का, उसी साइड में आप अपनी बोट को मूव करवा रहे हो, उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है जी? अब देखिए, 2 आवर 48 मिनट्स, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम आर में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 48/60, तो 48/60 कितना होता है आपका, 48/60, तो ये हो जाएगा 4/4 48, तो 2:4/5। गेटिंग? तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 to 10 14/5। गेटिंग? तो ये कितना हो गया 14/5, डायरेक्ट इसे 14/5 ही लिख देते हैं, 14/5। गेटिंग? तो ये कितना हो गया आपका 14/5। अब जो अपॉन है उसे हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 5 लिख देंगे, 14/5, तो ये हो गया तेरा 5। गेटिंग? अब देखिए, ये 14 हो गया, तो 14 3 42, ये कितना होगा आपका, जो डाउन स्ट्रीम वो हो गया आपकी 15, सॉरी अपस्ट्रीम कितनी होगी आपकी 15, और जो आपकी डाउन स्ट्रीम थी वो कितनी होगी 21। गेटिंग? अब देखिए, अब आपको निकालना क्या, क्योंकि देखिए ये हमने डायरेक्ट इसलिए किया क्योंकि जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ है उन्हें निकालने का कोई सेंस था नहीं। गेटिंग? क्योंकि जो आपकी एक्स की वैल्यू वो 18 आएगी और वाई की वैल्यू 3 आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन देखिए, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो 31.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 22.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इसका मतलब आपको डाउन स्ट्रीम कितना टाइम और लगेगा, तो देखिए 31.5 अपॉन 21, ये हो जाएगा आपको 21, क्यों, क्योंकि ये आपकी स्पीड है डाउन स्ट्रीम की, और ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आपका डिस्टेंस है 31.5, और स्पीड क्या आपकी 21 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड थी, जो कि हमने यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाली थी। ये रहा ना आपका डाउन स्ट्रीम, तो ये आपकी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है। गेटिंग? और यहाँ से आप स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकाल सकते हो। आई गेस अब समझ में आ गया होगा सबको, ये आपकी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम थी। ओके, अब देखिए, ये हो गया प्लस, अब आपको टाइम निकालना, तो टाइम क्या होता है आपका, डाउन स्ट्रीम्स टाइम प्लस अपस्ट्रीम्स टाइम, टोटल टाइम ही होता है। तो देखिए, ये कितना आपका 22.5, ये कितना हो गया आपका 22.5 अपॉन 22.5 अपॉन ये कितना आपका 15। तो अब देखिए, अब तब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, ये भी आपका 1.5 आएगा और ये भी आपका 1.5 आएगा। गेटिंग? तो 1.5 प्लस 1.5 आपका आएगा 3 आर। गेटिंग? ये आपको सॉल्व करना है 31.5 अपॉन 21 प्लस 22.5 अपॉन 15। गेटिंग? और ये क्या आपकी 21 आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और 15 आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड है, और ये आपके डिस्टेंस थे जो कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कैलकुलेट किए गए थे। गेटिंग? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student goes to college at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर एंड reaches 12 मिनट्स लेट। ओके, मीन एक स्टूडेंट था जो कि 5 किलोमीटर पर आवर से वॉक करता था, रन करता था, वट एवर, एंड रीचेज 12 मिनट्स लेट, मीन वो 12 मिनट लेट हो गया। इफ़ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, अगर वो स्टूडेंट 8 किलोमीटर पर आवर से वॉक करता, सो ही वुड हैव रीच्ड 15 मिनट्स अर्लियर, इसका मतलब वो जो आपका प्रेस्क्राइब टाइम था उससे 15 मिनट्स पहले आता। गेटिंग? इसमें क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज कॉलेज एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस ओनली। So for the distance, I'll tell you the best method. Best method is, I'll give you two methods, whatever you like. Okay. First is your basic method. What is your basic method?
मीन लेट सपोज आपका डी डिस्टेंस था, गेटिंग, वो क्या करता था डी डिस्टेंस में, आप क्या करते थे डी डिस्टेंस में वो 5 किलोमीटर चलता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, और जो आपका डी डिस्टेंस था उसमें वो 8 किलोमीटर चलता था। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, तो दो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू कितना है आपका 12 मिनट्स लेट एंड 12 मिनट्स अर्ली, तो ये कितना हो गया 27 मिनट्स, गेटिंग, ये हो गया आपका 27 मिनट्स। अब देखिए मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ से डी का फॉर्मूला मिल जाएगा, गेटिंग, ये आपका एक मेथड हो गया कि देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 27, क्यों कि 27 उनका चेंज इन टाइम था, यहाँ पे 12 मिनट वो लेट था। देखिए ये कैसे 27 निकाला ये समझिए, ये आपका फिक्स टाइम हो गया, मान के चलिए 8 o'clock इज योर स्कूल और योर कॉलेज, ओके, वन स्टूडेंट हैज़ कम 12 मिनट्स लेट, इसका मतलब वो इस टाइम पे आया होगा 8:12 पे, एंड वन स्टूडेंट हैव कम 15 मिनट्स अर्ली, दैट मीन्स वो 7:45 पे आएगा। तो अब देखिए दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है 27 है, क्योंकि 15 मिनट्स और 12 मिनट्स, गेटिंग 27 हो गया। अब देखिए डायरेक्ट मेथड जो हम आपको सजेस्ट करेंगे, देखिए डी इज इक्वल्स टू S1 मीन स्पीड 1 इंटू S2, ये हमने हमारी जो प्रीवियस ईयर हमने जो क्लासेस ली थी उनमें भी यही बताया था, S1 S2 अपॉन जो इनके बीच का जो डिफरेंस है अपॉन डेल्टा एस इज योर डिफरेंस S1 माइनस S2, गेटिंग, इनटू डेल्टा टी कितना है जो भी आपका टाइम में गैप होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 27 निकाला, गेटिंग। अब देखिए दोनों मेथड्स हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, आई गेस ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, डी इजकल्स टू S1 S2 अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी, ओके। अब देखिए कैसे निकालेंगे, S1 कितना आपका, यहाँ पे देखिए आप एलसीएम लोगे निकाल लोगे, कोई डाउट नहीं है, दोनों ही ईजी मेथड है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है। S1 कितना मेथड, ये देखिए सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ है, देखिए मैं बताता हूँ। S1 कितना आपका 5, S2 कितना आपका 8, 5 इंटू 8, और डेल्टा एस मीन इनका डिफरेंस कितना है, तो ये कितना हो गया 3 इंटू डेल्टा टी कितना है आपका, यहाँ पे देखिए डेल्टा टी होता है चेंज इन टाइम, टाइम में चेंज कितना है 27, जो भी हमने कैलकुलेट किया था उसके लिए भी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 मिनट्स, लेकिन हम आवर्स में बात कर रहे हैं तो अपन 60 कर दीजिए, गेटिंग। अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 से आपका 9 गया 9, और ये कितना आपका 5 से 12 गया, ये कितना हो गया आपका 5 से 12 गया, और देखिए ये हो गया 4 से 2 और 4 से 3, गेटिंग, और 3 से 9 3 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या हो गया अब 3 इंटू टू कितना हो गया 6, आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप इससे भी कैलकुलेट कीजिए और बताइए कौन सा आपको ईजी मेथड लगता है, गेटिंग। इसी में देखिए एक और चीज़ है कि आप यहाँ पे टी के फॉर्म में भी निकाल सकते थे, डी इजकल्स टू T1 T2 अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस, अगर आपको टाइम चेंजिंग दिया होता और स्पीड सिर्फ एक बार ही दी होती, या डिफरेंस दिया होता स्पीड का, गेटिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एवरेज ऑफ 41 नंबर्स इज 62 एंड द एवरेज ऑफ 21 नंबर्स इज 56, ओके, मीन 41 नंबर्स की 62 एवरेज है और 21 नंबर्स की 56 एवरेज है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 21 नंबर्स इज 70, इफ 21st नंबर इज रिमूव्ड देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। इजी क्वेश्चन है, देखिए तब आपने यहाँ पे फर्स्ट 21 नंबर्स की एवरेज लिया था तो आपने 21 को ऐड कर लिया, यहाँ पे आपने फिर से 21 जो फर्स्ट नंबर था, जो लास्ट 21 नंबर्स लिए थे उसमें भी आपने 21st नंबर को फिर से ऐड कर लिया, गेटिंग। इसका मतलब एक नंबर दो बार ऐड हुआ है, पहले तो ये निकालना है आपको। तो अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा आपका एवरेज 62 इंटू 41, कैलकुलेट कर लीजिए, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो आपका 21st नंबर था वो यहाँ पे भी ऐड हो गया और यहाँ पे भी ऐड हो गया, तो आपको क्या करना है 21 इंटू 56, हम आपको ऐसे बता देते हैं, देखिए 21, जस्ट अ सेकेंड, 21 इंटू 56 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 21 इंटू 56 हो गया आपका, ये देखिए आपका क्या हो गया फर्स्ट 21 नंबर्स का सम हो गया, उसके बाद प्लस 21 इंटू 70, ये क्या हो गया आपका लास्ट 21 का हो गया, और अब देखिए 21 इंटू 70, इसमें क्या है कि आपका जो 21st नंबर है वो आगे से भी कैलकुलेट हो गया और पीछे से भी कैलकुलेट हो गया है। इसके लिए क्या करेंगे हम 62 इंटू 41, जो 41 नंबर हैं आप उन्हें माइनस कर दीजिए, तो 41 इंटू ये कितना आपका 62, तो कितना हो जाएगा आपका ये, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे, कैलकुलेटर आपके लिए अलाउड होता है तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। तो जो आपका नंबर होगा
जो आपको सम करके आएगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका 21st नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 बारी ऐड था, यहाँ पे 1 बारी ऐड है, तो 2 बारी में से 1 बारी, तो 1 बारी आपका 21st नंबर बच जाएगा। तो ये 21st नंबर को आप x ले लीजिए, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर बता देते हैं आपको, ये होगी आपकी 104। अब देखिए 21st नंबर 104 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ द 21st नंबर इज रिमूव्ड, अगर हम उसी नंबर को अब रिमूव कर देते हैं, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। इसका मतलब आपको 104 को माइनस करना है। किस में से माइनस करोगे, आपका देखिए टोटल एवरेज ये रहा 41 इंटू 62, माइनस आप क्या करोगे 104 कर दोगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा 62 इंटू 41 जो भी होगा आपको माइनस 104। तो जो आप 62 इंटू 41 करोगे तो होगा आपका 2438 माइनस जो भी होगा 2438 आपका सम आ जाएगा माइनस करके, और उसे तब आप 40 से डिवाइड करोगे इस बार। क्यों, क्योंकि देखिए जो 24 यहाँ पे देखिए 2438 है, इसे आप किससे डिवाइड करोगे 40 से। क्यों करोगे आप 40 से डिवाइड, क्योंकि जो आपकी एवरेज है वो 40 नंबर्स की होने वाली है। क्यों, क्योंकि आपको जो 21st नंबर था वो आपने निकाल दिया एक नंबर। तो जो आपका आंसर होगा वो आप देख लीजिए, और जो आपका आंसर है वो है आपका 4th ऑप्शन। गेटिंग, सो आई गेस इजी क्वेश्चन था, सिंपल, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। और देखिए कैलकुलेशन के लिए TCS ने कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, और बाकी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की भी वीडियोज़ हैं कि आपको कैसे TCS का एग्ज़ाम हैंडल करना है, कैसे आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, सारी चीज़ें। तो वीडियोज़ में जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर TCS एग्जाम्स। गेटिंग, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 2 मार्क्स आर डिडक्टेड। ओके, सात्विक स्कोर्ड 32 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद देखिए, मतलब ये आपको एक टेस्ट था। उसके बाद देखिए, इफ़ 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मीन जो आपके 4 मार्क्स है वो करेक्ट आंसर के लिए होंगे, एंड 1 मार्क आर डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और एक नंबर क्या है आपका हर किसी इनकरेक्ट आंसर के लिए डिडक्ट होगा। तो सत्विक शुड हैव स्कोर्ड 34 मार्क्स। गेटिंग, तो अब क्या पूछा उन्होंने, इफ सत्विक अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट। आपको देखिए इस क्वेश्चन में 2 सिनारियोज दिए गए हैं, इन 2 सिनारियोज में से आपको क्या करना है, अब आप समझिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपको 2 सिचुएशंस दी हुई हैं, 2 ही आपके वेरिएबल हो जाएंगे। एक वेरिएबल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर के लिए, एक हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। देखिए अगर हम बोले कि जो करेक्ट आंसर है उसके लिए हम x डिनोट करते हैं, और जो रॉन्ग आंसर उसके लिए y करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 5 और x क्या आपके नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, तो इतने मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन माइनस भी तो करना होगा मैं क्या, 2 नंबर 2 मार्क्स ऑफ y मीन्स 2 इंटू वाई मीन्स आपका जो भी रॉन्ग आंसर है। तो 5x माइनस 2y कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32। गेटिंग, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सत्विक स्कोर 32 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इफ 4 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड फॉर ईच had been added for each correct answer, that means 4 into x and 1 mark is deducted for each incorrect answer, तो 1 mark क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका सत्विक स्कोर्ड 34 मार्क्स। गेटिंग, तो ये आपकी 2 सिचुएशंस हैं, इसमें क्या करना है आपको, ये कैलकुलेट करना है, इंटू 2 कर लीजिए यहाँ पे, और जब आप इसे इंटू 2 करेंगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस 3x। गेटिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस टर्म आएगी तो यहाँ पे माइनस आएगी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ से। गेटिंग, और ये कितना होगा आपका, ये कितना होगा आपका 74, और यहाँ से क्या होगा आपका 32 माइनस कीजिएगा। गेटिंग, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी 34, और आपका जो भी ये वैल्यू है, तो ये हो गया आपका 36 हो गया आपका। गेटिंग, 78 हो जाएगा, 78 माइनस 2 6 एंड 3 36। ओके, सो एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से हो जाएगी 12, मीन्स आपके जो करेक्ट आंसर्स थे वो कितने थे 12 थे। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स कितने थे, बिकॉज आपको जो निकालना हो गया हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो जो आपका टेस्ट था उसमें क्या होंगे, करेक्ट प्लस रॉन्ग दोनों क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए रॉन्ग क्वेश्चंस कितने थे, वाई, तो यहाँ पे देख लीजिए 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 32, किसी में भी आप इक्वेशन में डालिए एक्स की वैल्यू, आपको वाई की जो वैल्यू है वो आपको निकल जाएगी। जितनी भी आपकी वाई की वैल्यू होगी, देखिए वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 60 हो गया है 60, और ये कितना हो जाएगा आपको 32 माइनस कीजिए इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वाई की वैल्यू 14। गेटिंग, सॉल्व कीजिए, वाई की वैल्यू आपकी 14 हो जाएगी। और अब आपको टेस्ट में बताने कितने मार्क्स थे टोटल, कितने क्वेश्चन थे, तो ये कितने क्वेश्चन थे 14 और 12 आपको हो जाएगा 26, तो ये आपका आंसर हो गया 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द रेशियो इन जेव बेजोस
मिक्स टू वेराइटीज ऑफ फ्लोर कॉस्टिंग 70 पर केजी एंड ₹75 पर केजी। ओके, देखिए दो मिक्सचर थे जैफ के पास, 70 पर केजी का था, एक 75 पर केजी का था, सो दैट ही मे गेन 10%। अब देखिए 10% कब गेन करते हैं कोई, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 79.2। अब देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट है, आपको एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको सीपी निकालना होगा। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों निकालना होगा सीपी? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको मिक्सचर होते हैं तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपकी एक क्वांटिटी लिखते हैं हम, ये हो गया आपका 70, यहाँ पे हम दूसरी क्वांटिटी लिखते हैं, ये हो गया आपका 75। गेटिंग? उसके बाद अब यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी आपकी टर्म होगी, और नीचे हम उनका रेशियो निकालते हैं। और देखिए रेशियो ही निकालना हमें, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका एसपी हो गया और ये 10% गेन हो गया, इसका मतलब आपका जो भी आपकी वैल्यू होगी हम यहाँ पे 79 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखिए ये आपका सीपी है 70, क्योंकि ये कॉस्ट है, देखिए ये रहा कॉस्टिंग, और ये भी आपका 75 है, तो हम यहाँ पे 79.2 कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है, तो ये भी हमारा सीपी ही होना चाहिए। बिकॉज अनलाइक टर्म्स को हम कैसे माइनस कर सकते हैं? गेटिंग? अनलाइक टर्म्स को हम माइनस नहीं कर सकते, तो अगर हम यहाँ पे सीपी ले रहे हैं, यहाँ पे सीपी ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें सीपी ही लेना पड़ेगा। तो अब देखिए सीपी कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका 79.2, आपका क्या है, एसपी है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी इज इक्वल्स टू जो आपका हो गया एसपी, सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100/100 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 79.2 इंटू 10/11, 11 से आप देखिए 7 टाइम्स जाएगा, और 72 और 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा आपका 72। गेटिंग? ये आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 72 ले लिया, 72 का 10% कितना होता है 7.2, 72 में 7.2 ऐड कीजिए तो 79.2 ही आएगा। गेटिंग? अब देखिए यहाँ पे रेशियो क्या होता है, इनका माइनस करते हैं हम, इसको इसमें से माइनस करते हैं और इसको इसमें से माइनस करते हैं, मतलब जो आपकी बड़ी टर्म है उसमें से छोटी टर्म माइनस करते हैं, सिंपल। अब देखिए ये हो गया आपका 75 टू 3, तो आपका रेशियो क्या हो गया 3:2। कितना इजी क्वेश्चन था। तो गाइज ये हमारे हो गए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई गेस लास्ट क्वेश्चन है, ये हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, आपको इसका आंसर हमें बताना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इसे सॉल्व करेंगे। गेटिंग? तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे इस क्लास के वो लेंगे, उसके साथ साथ आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यूज़फुल लगी हो, या आप ऐसी प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रिपरेशन वीडियोज़ चाहिए आपको, या आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट गाइज़।